हाँ जी बेटा। आप लोग आ गए हैं सभी। सॉरी फॉर द टाइमिंग। लास्ट क्लास हमें कैंसिल करनी पड़ गई थी। ठीक है, चलिए, कुछ टेक्निकल इशू था मेरे एंड पर, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने जर्नल में लास्ट आपके साथ क्या डिस्कस किया था, कोई मुझे बता देगा एक बार बच्चा? लास्ट क्या डिस्कस किया था हमने? सर बैंक रिलेटेड एंट्रीज। अच्छा, बैंक रिलेटेड एंट्रीज चल रही थी। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ और ये लीजिए जी। यही स्क्रीन थी ना, आई थिंक। और हम लोग थे, एज एफ आई रिमेम्बर, हमने कहाँ तक किया था या समझा था, मैं एक बार देख देता हूँ। अच्छा, विशाल है बेटा, तो अटेंडेंस एक बार देख लेना बच्चे, है ना। चलिए, तो जहाँ तक मुझे याद है हमने 8 AN 8B डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ। उसके बाद देखते हैं और क्या बचा। ठीक है, तो 8 AN 8B हो गया था हमारा, ये दोनों हो गए थे। ये हमें आता था 9th वाला ऑलरेडी। किसी में डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि पेमेंट की है, किसी को आपने इशू ऑफ चेक से, तो जिसको भी पेमेंट की है उसका अकाउंट आ गया और आपने पेमेंट की है। ठीक है, देन 10th हमारे पास था। अच्छा, ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। हाँ, उसके बाद हमारे पास 11th था, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। पर्सनल यूज के लिए किया है, तो ड्राइंग्स की है उसने और हमारा पैसा गया है। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था जहां तक याद आता है। ठीक है, देन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। देखिए, आपसे, आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है आपसे, और अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने आपसे तो आपके लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। और क्योंकि आप, बैंक्स ने जब आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो आपके घर नहीं आया होगा बैंक पैसा लेने, आपके बैंक अकाउंट को कम कर दिया होगा उसने। ठीक है, इसलिए हमारा जो बैंक का बैलेंस है, ये जो एसेट है, खत्म हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। ठीक है, ये एसेट लिखा है मैंने। अच्छा, उसके बाद बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको दिया है तो आपकी इनकम है, इनकम है, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। और वही बात दोबारा से, कि आपको जब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो आपके घर नहीं आएगा देने, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हमने बैंक को एसेट मान के डेबिट किया है यहाँ। देन बैंक कोई चार्जेस लगाता है, ठीक है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है आपको, चेकबुक देता है, स्टेटमेंट चार्जेस लगा देता है, ओवरड्राफ्ट चार्जेस होते हैं, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस आ देयर। तो हम सब पर नहीं जाकर हम सिंपल बात कर लेते हैं, बैंक चार्जेस किसी भी नाम से लगाए हो उसने, अगर बैंक चार्जेस लगाता है आपसे तो आपके लिए खर्चा है ये, आपका क्या है, खर्चा है, बैंक ने आपसे कोई चार्जेस वसूले, ठीक है, तो आपका खर्चा है, डेबिट हो गया। वहीं बैंक आपसे घर तो लेने नहीं आएगा पैसे, आपसे घर नहीं आएगा तो क्या करेगा, आपका जो अकाउंट है बैंक में उसे वो कम कर देगा। तो हमारा जो बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट कम हुआ, ऐसा डिक्रीज हुआ, इसलिए क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, जिसके साथ हमने बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लिए। लास्ट वाले कॉन्सेप्ट तो ऐसे थे कि मतलब गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आने चाहिए थे, बट ठीक है। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 13 में। मुझे बताइए, इलस्ट्रेशन 13 में कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज गो थ्रू इट। बताइए, हो जाएगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो कौन सा पॉइंट नहीं होगा मुझे बताइए। विशाल बेटा, आपकी आवाज आई पर समझ नहीं पाया आपने क्या कहा मुझे। आप मैसेज कर सकते हैं या दोबारा एक बार रिपीट कीजिए। है ना, कैश सेल ₹40,000 आउट ऑफ दिस अमाउंट, अच्छा, 30,000 अच्छा, ये वाला डिपॉजिटेड। एंट्री बतानी है। कहता है कैश सेल्स कितनी है, 40,000। ठीक है, माल कितने का बेचा नगद में, 40 का। आउट ऑफ दिस, इसमें से, इस 40 में से
आपने क्या किया, 30,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए जी, आप सबसे पहले सेल्स कीजिए। ठीक है, सेल्स करेंगे, आप लिखेंगे कैश, या मैं दूसरी स्क्रीन पर बता देता हूँ। 40 का था, 30 के डिपॉजिट कराया उसमें से। तो एक स्क्रीन ओपन कर रहा हूं मैं आपके सामने, जहां पे हम इसको डिस्कस कर पाए। तो देखिए जी, यहां आइए, आपने कैश सेल्स की, देखो 8 तारीख की एंट्री है। जरूरी नहीं है जब ट्रांजेक्शन दी जाती है उसमें एक ही एंट्री होगी, ध्यान से समझिएगा। दोनों कर लेना, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। ऑप्शन 2 है आपके पास और दोनों सही है, गलत नहीं है। पहले ऑप्शन में आप क्या करो, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स 40,000 रुपीज। उसने यही तो कहा है कि 40,000 की सेल हुई, जिसमें से आपने 30,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। ये तो कैश सेल्स आ गई। दूसरी एंट्री क्या होगी जी, बैंक में जमा कराए तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश से ही तो दोगे। ₹30,000। ठीक है, बच्चों को लगता है सर ऐसा नहीं करूं मैं, तो दूसरा तरीका भी है। वैसे ज्यादा अच्छा तरीका ये है मेरे हिसाब से, तो इसमें पूरी कहानी समझ में आती है कि पहले कैश में बेचा था, जिसमें से 30,000 बैंक में जमा कराए। तो मेरे लिए तो ये वाला ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोग इसे एक और ऑप्शन से ट्राई करना चाहते हैं, ऑप्शन 2। ये ऑप्शन 1 था हमारा, मैं इसे प्रेफर करूंगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर बात सुनिए मेरी, आपके पास 40,000 की सेल्स हुई। मैंने कहा हाँ जी, मेरे पास सेल्स हुई 40,000 की, आपने 10,000 अपने पास रखा, बाकी बैंक में जमा करा दिया। मैंने कहा ऐसा ही किया मैंने। ठीक है, तो आप सर ऐसा कर लीजिए, बैंक को डेबिट कर लीजिए 30,000 से, कैश को डेबिट कर लीजिए 10,000 से। बट जो उसने वर्डिंग की है ना, उसने लैंग्वेज जो लिखी है, वहां ये थोड़ा दिक्कत करता है। आंसर ये भी सही है, दोनों मैच करेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनना, यहाँ कैश डेबिट हुआ था 40 से, और आपने कैश को अगली एंट्री में खत्म कर दिया 30 से, तो नेट कैश कितने से डेबिट हुआ, 10 से ही हुआ। ठीक है, कंक्लूजन तो यही आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 यूज कर लेते हैं लोग, ऑप्शन 2 यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो फुल डिस्क्लोजर वाली बात होती है, पूरी सूचना नहीं मिल पा रही, हमें ऐसा लगेगा कि हमें ग्राहक ने पैसे दिए हैं, 40,000 का चेक दिया है और 10 नहीं 30,000 का चेक दिया है और 10,000 कैश है। तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है ये वाला, मैं इसे प्रेफर करूंगा ऑप्शन 1 को। रेस्ट इज योर चॉइस, दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर सेम है। ठीक है, बट मैं प्रेफर करता हूं पहले ऑप्शन को। चलिए, इसके अलावा आगे चलेंगे अब हम लोग। तो बताइए यहां तक ये बात क्लियर है या नहीं है? सर उसमें वो लास्ट वाली पॉइंट है ना, उसकी मीनिंग और एक्सप्लेन कर दो एक बार। कौन सा लास्ट वाला पॉइंट, ये 20th? हाँ ठीक है, इसका मीनिंग समझा देता हूं। लास्ट पॉइंट जो है, कहता है प्लेस्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। देखो ये क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ ये दो चीजें। फिक्स अकाउंट नहीं, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ये टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। बैंक में ना आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो अगर किसी का बिजनेस है तो समझ सकता है। आपने सुना हो लोग एफडी कराते हैं बैंक में, बैंक के अंदर क्या कराते हैं, एफडी कराते हैं। तो एक बैंक में अकाउंट होता है एफडी का अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, ये सारे क्या है, बैंक के टाइप ऑफ अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। तो वो क्या कह रहा है, आपने इस करंट अकाउंट से पैसा निकाल कर ना इस एफडी में डाल दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री क्या पास कर देंगे, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बढ़ जाएगा अब आपका। और जो करंट अकाउंट है, आपका जो मेन अकाउंट है बैंक अकाउंट, आप चाहें तो और इसके ब्रैकेट में करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, करंट अकाउंट। ठीक है,
तो जितना भी पैसा था आपने क्या किया, शायद 20,000 था या कितना था, मैं एक बार देखूं। वो था 20,000 ही था, ठीक है जी, 20,000 था। तो 20,000 आपने करंट अकाउंट से निकालकर एफडी अकाउंट में डाल दिए। तो क्योंकि ये टाइप ऑफ अकाउंट से, तो एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जाएगा, तो भी तो शायद ऐसा ही होना चाहिए। बताइए एंट्री समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताइएगा अब आप। यस सर। ठीक है, तो इसके आगे चले हम लोग। अच्छा, मैं आपको अगर इलस्ट्रेशन करा रहा हूं, देखो मैं तो आंसर तो देख नहीं रहा हूं ना आप देख रहे हैं, तो आप एज्यूम कीजिए क्वेश्चन ही था, ठीक है। क्योंकि मेरे सामने ये है कि अभी ये सामने आ रहे हैं, बीच में कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट अब आने वाला है, इसलिए हम इलस्ट्रेशंस के साथ साथ गो थ्रू कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमें क्वेश्चन नंबर 13 देखना पड़ता। तो मैंने अगर इलस्ट्रेशन 13 करा दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है खुद से। नहीं आएगा उसमें कोई पॉइंट तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। अदरवाइज आई अज्यूम कि मैंने अगर एक नंबर यहाँ कराया है तो क्वेश्चन का आपका वो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर होते हैं मोर और लेस, थोड़ा बहुत कुछ अंतर हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 यानी इलस्ट्रेशन 14 पर। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इन्होंने आंसर दिया होगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, ये वाला, ये आंसर मैंने आपको कराया है, बट मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे प्रेफर नहीं करता। आंसर गलत नहीं है, मैंने आपको दोनों आंसर कराए हैं, ये वाला भी कराया है और ये ऑप्शन 2 में कराया था, मैंने ऑप्शन 2 में कराया था। बट मैं इसे ज्यादा अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इससे जानकारी सही नहीं मिल पाती, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, ठीक है। पर आप कहेंगे सर जानकारी लेके करेंगे क्या, मतलब कहीं भी यूज आ सकती है साहब, इन्फॉर्मेशन अगर पूरी हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बिजनेस में तो वैसे ही जरूरी है। और लास्ट एक और था, एक बच्चे ने पूछा था, कौन सा था वो, हाँ ये वाला था, ये देखिए, एक ये ट्रांजेक्शन और था, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके बाद बात आती है ओपनिंग एंट्री की। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जी ओपनिंग एंट्री। सो थ्योरी आप रीड करेंगे, इसकी थ्योरी आपका काम होता है रीड करना। वहां से कोई बात समझ नहीं आए तो मुझे बताना। थ्योरी क्या, इसकी थ्योरी का मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ये थ्योरी क्या है, ठीक है ना, ताकि इसे आप समझ पाए, कर पाए। देखिए जी, मैं आपको कुछ तरीके से समझाता हूँ एक, और उसके लिए मुझे एक दूसरी स्क्रीन लेकर आनी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और जो बच्चे मुझे होमवर्क नहीं भेजते हैं ना, वो टेंशन नहीं करो, मार्क्स मैंने ही देने हैं आपको, प्रैक्टिकल के ना नहीं मार्क्स दूंगा। मैं डेली लिखता हूँ किस किस बच्चे का होमवर्क आ रहा है और किसका नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना इस बात को। आइए जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। क्या होती है जी ओपनिंग एंट्री, सुनो। लेट्स सपोज ये आपका ईयर है, ईयर 2019-20, ये ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, 1920 का मीनिंग समझता है कोई, 2019 से 20 का में कैसे लिखा जाएगा, अगर थोड़ा इसे और डिटेल में लिखे तो हम क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। आई होप आपको ये पता होगा, इसे बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अब आगे सुनिए इस बात को ध्यान से। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 19-20, इसमें हमने बुक ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं। आप समझिए, हमने बुक ऑफ अकाउंट्स बनाई है, ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट्स बनाई होगी, तो उस बुक ऑफ अकाउंट्स में आप कहेंगे एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास बैलेंसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। बैलेंसेस अवेलेबल होंगे, आपको पता होगा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल कितनी है, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके पास कैश कितना है, ये सब हिसाब से पता लगता है। अभी आगे समझाएंगे हम आप इस बात को अच्छे से, बट फिलहाल आप इसका समझो, हम हिसाब किताब रख रहे थे, और एट द एंड ऑफ ईयर हमने ये निकाला कि हमारे पास ये बैलेंसेस हैं। क्या है जी, ये बैलेंसेस, और भी बहुत चीजों के बैलेंस मिलेंगे। मैंने कैपिटल डेटर लिखा, कैश लिखा, क्रेडिटर्स लिख दिया,
स्टॉक का बैलेंस लिखा, मैंने एसेट्स का बैलेंस लिखा, तो सबका आ गया बैलेंस, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर है ना, ईयर के अंत पर, क्योंकि ईयर खत्म कर रहे हैं, आज के दिन क्लोज करते समय बिजनेस को, बुक्स को क्लोज करते समय, बिजनेस को तो क्लोज नहीं कर रहे हैं हम, बट बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, तो बुक्स को क्लोज करते समय ये बैलेंस है, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, एट द एंड ऑफ ईयर के बैलेंस को हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मैंने सीएल लिखा है, आई होप आप इसे क्लोजिंग ही रीड करें, या क्लोजिंग नहीं रीड करें तो लो मैं क्लोजिंग पूरा लिख देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस। अब एक बात बताओ, अच्छा क्लोजिंग को डेट क्या होगी, क्लोजिंग को सर आखिरी दिन की डेट होगी, तो ये बैलेंसेस किस डेट के हैं, ये है जी 20 के, 31 मार्च 2020 के। यहां तक बताइए, यहां तक की बात समझ में आती है या नहीं आती? ठीक है, चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो आगे लेके चलते हैं। अच्छा, आगे लेके जाने से पहले एक बात बताओ मुझे, ये मेरी शॉप है, ये मेरी शॉप है, और यहां मेरा बोर्ड लगा हुआ है, मेरा नाम क्या था, XYZ लग देते हैं, ठीक है, XYZ की ये शॉप है, और यहाँ ये शटर भी होगा, ये शटर के ऊपर ताले लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब डाउन करने के बाद ये ताला लगाते हैं ना हम। अंदर कहीं कैश काउंटर भी है मेरा, क्या है, कैश काउंटर है। मैंने 31 मार्च 2020 को जब शॉप क्लोज की, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ शॉप, ठीक है, आज के दिन रात शाम में मैंने शॉप क्लोज की, उस समय मेरे कैश काउंटर में ₹10,000 पड़े हैं। कितने हैं कैश काउंटर में? 31 मार्च 2020 को जब मैं दुकान बंद करके जा रहा था, तो मैं गिन के कितने कैश रख के गया जाते समय, 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब 10,000 रुपए में रख गया, अब मैं अगले दिन आया और मैंने शटर उठाया, शटर उठाया तो अगले दिन में आया, तो डेट क्या थी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा ना, 2020। मुझे बताओ कैश काउंटर में कितना पैसा होगा, बताइए जी, कितना पैसा होगा कैश काउंटर में जब मैंने आके दुकान खोली तो? सर 10,000 ही होंगे। बिल्कुल, कोई सिखाने वाली बात तो नहीं है, ये तो बेसिक बात है, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो सर बच्चा कहता है 10,000 ही होंगे सर, चमत्कार थोड़ी ना हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पैसे रखे रखे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बैंक में तो फिर भी समझो ब्याज आता है, कैश काउंटर में तो ब्याज भी नहीं आता, ठीक है। तो आपके 10 के 10 ही हैं। अब ये जो बैलेंस था, मैंने इसे क्या कहा, ये मेरा क्या बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, क्योंकि मैं क्लोज करके जा रहा था ना जिस दिन, और अगले दिन ये क्या कहलाएगा, जिस अगले दिन सुबह में जब आया तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ओपनिंग बैलेंस। बात मजेदार है, समझ में आती है, कोई मुश्किल तो नहीं है। बंद करके यानी आखिरी दिन जो बैलेंस होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग, और अगले दिन क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाता है, ओपनिंग। ओपनिंग बन जाता है। तो कोई मैंने मुश्किल बात नहीं समझाई, मैंने सिंपल बात की आपसे, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस हैं आज के दिन 1/4/2020 को, 31 को थे, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होंगे, यही होंगे, सेम, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस हैं जो आप पीछे से लेकर आ रहे हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। कैरेट डाउन जैसे हम जर्नल में करते हैं ना, नीचे क्या करते हैं, कैरेट डाउन लिखते हैं, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड या कैरेट डाउन, और अगले पेज पे शुरू में क्या लिखते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, ब्रॉट डाउन, ठीक है।
कैरी किया नहीं, उठाया और अगले दिन ले जाकर रख दिया, अगले पेज पर ले जाकर रख दिया, जो जर्नल में करते हैं हम, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या होगा, अब एक बात बताओ, हम जर्नल एंट्री कब करें? सर जर्नल एंट्री तो तब करेंगे जब कोई ट्रांजैक्शन होगी। बिल्कुल सही बात है, पर एक बात बताओ मुझे आप लोग, आप ध्यान देना, मैं कहता हूं ये मेरा ना, ये मेरा कैश का हिसाब है, कैश का हिसाब है ये। मैंने 31/3/20 को मैंने कहा मेरे पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, 10,000 थे तो मैंने कहा 10,000 हैं जी हाँ, ओके। इसे मैंने क्या कहा, क्लोजिंग बैलेंस। अभी मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कुछ अजीब ना लगे। अच्छा, 1/4/20 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? 10,000। ठीक है, 10,000 होगा। उसके बाद 1/4 को ही मैंने कोई कैश सेल्स कर दी, कैश में मानो 5,000 की सेल्स कर दी, मैंने आज के दिन ही रेंट पेड कर दिया 2,000 रुपए, तो माइनस कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ही तो करूंगा। अब मेरी बात सुनो, इसकी तो आप जर्नल एंट्री करते हो, करते हो नहीं करते? इसकी भी जर्नल एंट्री आपको आती है। ये जो ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं, देखो हर चीज के बैलेंस आ रहे होंगे, जैसे मैंने कहा कैश का बैलेंस आया, ऐसे ही डेटर का भी बैलेंस लेके आने पड़ेगा। जब भाई पिछली किताब तो बंद कर दी, मानो यहां पर ये ना लिखूं मैं, सर ये तो मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद सोचो, अगले साल नेक्स्ट ईयर की जो बुक बनी है आपकी कैश में, वहां पे आपने ये ओपनिंग बैलेंस तो लेकर ही नहीं आए यहां, तो क्या हिसाब रख पाएंगे आप सही से? नहीं रख पाएंगे। यहां ओपनिंग बैलेंस लाना जरूरी है ताकि हिसाब को कंटिन्यू किया जा सके। तो पहले तो ये रीजन समझ लो कि ओपनिंग बैलेंस लेकर ही क्यों आते हैं, क्योंकि पिछले हिसाब को लेकर आएंगे तभी तो उसमें अगला जोड़ेंगे या उसे अगले के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर ओपनिंग लेकर ही नहीं आओगे पीछे से, तो हम कहेंगे पता कैसे लगेगा, बार बार पुरानी किताब में जाना पड़ेगा और देख के आना पड़ेगा क्लोजिंग कितना है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग तो आएगी, उसे हिसाब में यहाँ जोड़ो ना, ओपनिंग बैलेंस लिख लो उसको 10,000 रुपए। तो एक बात तो समझ में आ गई आपको, ओपनिंग बैलेंस को बुक्स में लेकर आना बहुत जरूरी है। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई कि ओपनिंग बैलेंस को बुक्स में लेकर आना बहुत जरूरी है? Yes, sir. हाँ जी, तो अगर ओपनिंग बैलेंस को बुक्स में लेकर आना बहुत जरूरी है, तो उसे कैसे लेकर आया जाए? तो सुनिए मेरे साथ ध्यान से, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ लेना, टाइम खराब नहीं करें अपना। देखिए ये कहता है, एग्जाम्पल देखिए, बैलेंसेस हैं हमारे पास 1 अप्रैल 2020 के, यानी 1 अप्रैल 2020 के बैलेंस को क्या बोलेंगे आप? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, इसे हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। अब ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं क्या हैं? ये एसेट्स के दे रखे हैं, ये लायबिलिटीज के दे रखे हैं। ठीक है, सर एसेट के हैं, लायबिलिटी है, सर कैपिटल तो बता ही नहीं रखी। कैपिटल तो निकाल लोगे ना, आपको पता है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस, आपको ये दो चीजें दे Liabilities. रखी हैं, ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो ये अपने आप निकाल लोगे आप, निकल जाएगी। तो देखो, अब आपको पता है एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो आइए देखो, जितने भी एसेट्स थे उनको हमने यहां इस तरह से जर्नल एंट्री में लिखा, ध्यान देना, सॉरी मैं साइज थोड़ा छोटा करूं इसका, आप सुनिए, आई होप स्क्रीन आपको दिख रही होगी क्लियरली। हाँ देखिए, कैश
देखो आ गया, आया नहीं आया, बैंक आया, स्टॉक ये आ गया, डेटर, डेटर में इसने डेटर 47,000 के टोटल है, अशोक जिसमें 12,000 है, पवन 15 है और विवेक 20,000 रुपए, सबके अकाउंट बने होंगे, हिसाब किताब रखा जाता है, पार्टीज का नाम लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि सभी डेटर है, फिर पता किससे लगेगा किससे पैसा लेना है, तो सबके अशोक पवन और विवेक 12, 15 और 20, मशीनरी 60,000 की है सॉरी, ठीक है। उसके बाद सुनिए, क्रेडिटर, अभी ये मत देखना ये क्या है, मैं समझाऊंगा, सुनिएगा। क्रेडिटर 20,000 के हैं, जिसमें से चमन है 7 और ओमपाल है 13,000, चमन और ओमपाल 17 नहीं 7 और 13। अच्छा कैपिटल भी गिवन है, देखो कैपिटल का बैलेंस भी दिया हुआ है 2 लाख रुपए, अच्छी बात है, कैपिटल भी गिवन है 2 लाख रुपए। सर ये क्या आ गया, ये समझ नहीं आया, ये क्या है समझ नहीं आया, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसे गुडविल क्यों लिख रहा है, डेबिट में बैलेंस कम पड़ रहा है तो गुडविल लिख रहे हैं, कारण क्या है इसका, इसके लिए गुडविल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आप लोगों को, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। चलिए थोड़ा इजी मेथड से समझाऊं आपको, वैसे नहीं भी समझाता मैं रटा भी देता, रटाने का तरीका क्या था मैं वो भी बता दूंगा। देखो रटने वाला तरीका क्या है, रटने वाला तरीका ये है, ठीक है, रट्टाफिकेशन का तरीका क्या है, जिसे मगअप कहते हैं आप लोग, अगर डेबिट में डेफिसिट पड़ रहा है, डेबिट में डेफिसिट है तो क्या मानो, गुडविल मान लो, ठीक है, और अगर क्रेडिट में डेफिसिट है, डेफिसिट यानी बैलेंस कम पड़ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व मान लो, ये रटाने वाला तरीका है। पर एक बात समझो, मैं कहता हूं आपकी एसेट्स हैं 100 रुपए की, वहीं आप कहते हो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों का टोटल 110 रुपए आ रहा है, सर ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये तो जाहिर सी बात है, यहां कुछ और जोड़ना पड़ेगा तब जाके बराबर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं हो सकता है आपने अपने बिजनेस की रेपुटेशन को कंसिडर नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर कैपिटल और लायबिलिटीज आ रही हैं तो आपने अपने बिजनेस की रेपुटेशन को कंसिडर नहीं किया हुआ, आपकी जो मार्केट में इमेज है उसे आपने कंसिडर नहीं किया हुआ। वैसे ये जो गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हम क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपके साथ, इसमें लगभग 3-4 चैप्टर आएंगे जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट करा करेंगे हम, तो काफी डिटेल में जाएंगे, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो सर ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी जो गुडविल है, मार्केट इमेज, गुडविल क्या होती है आपकी मार्केट इमेज, आपने कंसिडर नहीं कर रखी, तो मैंने कहा ठीक है ये साइड कम पड़ रही है ना, तो आप 10 रुपए को क्या मानो, अपनी गुडविल मानो। वहीं ऐसा होता सिचुएशन कि एसेट्स हैं 110 रुपए के, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों को जोड़ने के बाद आपका टोटल आ रहा है कितना, लेट्स सपोज 90 रुपए आ रहा है, तो सर ये कैसे हो सकता है कि हमारी एसेट्स तो 110 रुपए, आ सकता है डिफरेंस, तो इसका रीजन क्या होगा, और रीजन समझना है, हमारी एसेट्स तो 110 रुपए, बट हमारे पास हमारी कैपिटल और लायबिलिटी 90 ही है, तो इसके पीछे हम कहते हैं सर हो सकता है आपने अपने कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को, कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व नेचर का प्रॉफिट क्या है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, उसे कंसिडर नहीं किया हुआ, मैं कहा ठीक है उसे कंसिडर कर लो, कैपिटल है तो प्रॉफिट ही, आना इधर ही था, ठीक है, पर कंसिडर नहीं किया हुआ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी ये 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है, तब जाके बराबर होगा। तो अगर डेबिट कम पड़ रहा है तो गुडविल में डालो, क्रेडिट कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व में डालो, इसके पीछे रीजन है, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है।
इसके बाद आगे चलना है हमें, ठीक है। तो आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताओ। बताइए जी, ओपनिंग एंट्री पास करनी आई या नहीं आई? आ गए सर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था, इजी था, सब कुछ दे रखा है। बस या तो डेबिट में कमी होगी, जैसे इन्होंने देखो ये डेबिट में डाला है, क्यों? इनका टोटल करके देखना। आपको पता है डेबिट्स का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे डेबिट जो हैं इनका टोटल डेबिट का क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो जो कम है वहां पे क्या डालो, गुडविल। डेबिट कम है तो गुडविल, और अगर क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास। बट सर गुडविल को काउंट थोड़ी कर सकते हैं। क्या बेटा? सर गुडविल को काउंट थोड़ी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, आप कह रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? यस सर। निकाल ली ना हमने यहाँ पे। जो end में जो amount बचेगा वो लिख देंगे। हाँ, जो बैलेंस बच गया उसे देखो। कुणाल की बात से मैं 101% सहमत हूँ। 101 मतलब 100 से भी ज्यादा। कुणाल ने गलत नहीं कही बात कि सर गुडविल की वैल्यू निकालना तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि देखो आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। बाजार में जाके आप किसी से पूछो सर मेरी बताओ मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, तो सर ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। बट कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा, अंदाजा तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमने यहाँ एक तरीका बताया कि इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है। हमने ये नहीं कहा कि हमने बिल्कुल सही वैल्यू निकाली है, बट इस सिचुएशन में क्या करें, तो ये एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आपने सही कैलकुलेट किया, हाँ एस्टिमेशन है। अकाउंटिंग में आपको पता है आप एस्टिमेट्स भी लेते हैं बहुत जगह पे, ठीक है। हम आगे बताएंगे एस्टिमेट्स के बारे में, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, लिमिटेशंस की बात की होंगी जहाँ पे, ठीक है ना, वहां पे देखा होगा आपने इस चीज को। तो मुझे बताइए इस चीज से आप सहमत हैं या नहीं है? यस सर। ठीक है, क्योंकि चलिए कुणाल का वैसे बहुत अच्छा कुछ बताया था उसने। कुणाल किसने बताया था आपको ये बात, या आपने कहीं पे पढ़ा था? सर शायद अकाउंट्स में पढ़ा था इसमें। हाँ चलो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो बेटा। हम आशा करेंगे कि आपके अच्छे नंबर आए और आप बहुत अच्छे से समझे चीजों को, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उतनी चीजें अच्छी समझ में आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं तो आपको जैसे मैंने कहा ना, कुणाल ने 101% सही कहा, तो 101% सही बात है। जो बच्चा थ्योरी अच्छे से पढ़ रहा है उसका कंपैरिजन नहीं है। प्रैक्टिकल तो मैं करा दूंगा, बगैर थ्योरी के करा देता हूँ प्रैक्टिकल में, कोई परेशानी नहीं है। बट अगर आपको एक्सपर्टाइज लेकर आना है तो थ्योरी करनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है, सिलेबस पीछे है, अदरवाइज मैं थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। और कोशिश करूंगा मुझे मटेरियल मिल पाया, जैसे मुझे ये बच्चा है अपने पास विशाल, विशाल मुझे बुक पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज देता है। तो जैसे आ जाएगा ना मेरे पास ये, मैं इसे आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, मेरे पास थ्योरी सामने होगी तो, ठीक है। चलिए, तो आगे चलना है बैड डेट पर, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। देखिए टाइम बचा है या नहीं बचा बैड डेट के लिए। 5 मिनट हैं, कर लेंगे 5 मिनट में हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। बैड डेट्स क्या होते हैं, तो सुनिए मेरी बात।